नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज सेल अर्थात कोशिका को देखेंगे। ये जो मटेरियल हमने लिया है ये खान सर का बुक का पीडीएफ है और इसी के माध्यम से मैं आप सबों को समझाने का प्रयास करूँगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग टर्म बायोलॉजी को देख लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी इसका मतलब सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, यानी हम लोग जितने भी सजीव हैं, जो भी प्राणी, उनका अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाते हैं। ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है जियोलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और इसके जो जनक हैं इसको अरस्तु हैं, यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जियोलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं। तो जियोलॉजी है, और एक जो दूसरी शाखा है उसे हम लोग बोटनी कहते हैं। बोटनी, तो दूसरी शाखा है बोटनी। तो आइए अब हम लोग सेल को देखते हैं कि सेल क्या है। सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहा जाता है, और सेल का अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी पूछता है प्रश्न कि सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1656 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका का सबसे पहले खोज किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, यानी रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, इन्होंने तो मृत कोशिका की, जो रॉबर्ट हुक है, मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इस तथ्य को भी हमें ध्यान में रखना है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान के पिता। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो कि एक वैज्ञानिक है, और इन्होंने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। आगे देखिए, स्लाइडन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत जो इन्होंने दिया उनका नाम है स्लाइडन एम स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। स्लाइडन एम स्वान पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये बात किसने कही, तो ये बात स्लाइडन एम स्वान ने कही। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा कि सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका होती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका, इसका एग्जाम्पल है तंत्रिका तंत्र, यानी ब्रेन में जो कोशिका होती है जिसको स्नायु कोशिका बोलते हैं। तो ब्रेन कोशिका को ही सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यानी जो सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है इसमें किसी तरह का डिवीजन नहीं है। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता, इस कारण सर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। देखते हैं आदमी के दिमाग में जब चोट लग जाता है तो आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो छोटी कोशिका है ये इसे क्या कर सकते, ठीक नहीं कर पा सकता है, यानी ये जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो ये इसे ठीक नहीं कर पाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका विभाजन लीवर, जिगर में होते हैं। सबसे तेजी से कोशिका का जो विभाजन होता है वो लीवर अर्थात जिगर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है, यानी लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो इस क्षतिग्रस्त हो जाने पर भी अपनी कोशिकाओं को जल्द ही ठीक कर लेती हैं।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के अंग। कोशिका में अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोशिका के अंग हैं। तो पहला पॉइंट है जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसकी खोज पुरंकिजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीवन का आधार किसे कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी जीव द्रव्य के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो इसमें हिस्सा है वो है वाटर। इसके दो हिस्सा हैं, एक है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रिका द्रव। दो तरह के इसमें दो प्रकार होते हैं। जीव द्रव्य के दो प्रकार हैं, एक है कोशिका द्रव और एक है कोशिका द्रव। तो हम लोग दोनों को देखते हैं। सॉरी, एक है कोशिका द्रव और दूसरा है केंद्रिका द्रव। तो आइए इन दोनों को देखते हैं। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है, यानी इसे ये सूखने नहीं देता, हमेशा इसे क्या रखता है, गीला रखता है। अब आगे देखिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज बना होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, यानी जानवरों में ये नहीं पाया जाता, केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यानी जो भी जीवाणु होते हैं एक पादप की तरह होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है, यानी जो कवक होता है इसकी कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। तो ये दोनों पॉइंट भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, यानी कोशिका झिल्ली का काम है कि कोशिका के अंदर सभी पदार्थ न जा पाए। कुछ एक पदार्थों को यह अंदर जाने देता है और कुछ एक पदार्थों को बाहर रखता है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। अब आइए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, जिसे सूत्रकणिकाएं भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसका इंग्लिश नाम है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। यह ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या गृह शक्ति कहते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ एक चक्र चलता है, साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, और यहाँ से एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, यानी यह कोशिका को अंदर से आंतरिक सहायता देता है, यानी इसे मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। स्मूथ ER यह हाइड्रोकार्बोनेट, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, यानी जो स्मूथ ER है वह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। और एक होता है रफ ER, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रदव्य जालिका के अंदर हम लोग दो चीज़ों को देखें, स्मूथ ER और रफ ER। स्मूथ ER का काम है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करना, और रफ ER का काम है राइबोसोम का निर्माण करना, यानी सॉरी, ये राइबोसोम ही होता है और इसका काम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। अब हम लोग राइबोसोम के देखते हैं कि राइबोसोम क्या होता है।
यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दो प्रकार का राइबोसोम होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, यह हल्का पदार्थ होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और एक होता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है और एक 80S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S जो राइबोसोम होता है यह भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग ध्यान में रखना है कि एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आइए अब आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी निकाय या गोल्जी अपैरेटस को। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, यानी गोल्जी बॉडी का काम है पदार्थों का परिवहन करना, अर्थात यातायात में सहायक होता है। यानी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। सेंट्रोसोम, इसे तारककाय भी कहा जाता है। यह कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी यह पादप में नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब ये सेंट्रोसोम तो पादप में पाया नहीं जाता, तो जो पादप में कोशिका का विभाजन होता है यह सेल प्लेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। लाइसोसोम, अब आगे हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, यानी जल अपघटक का एंजाइम किस में पाया जाता है? लाइसोसोम के अंतर्गत पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। यानी कोशिका के अंतर्गत ऐसा कोई भी अंग है जो काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम का काम है उसको नष्ट कर देना। जब कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। राइबोस ये भी ध्यान में रखना है कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। आरबीसी के अंतर्गत लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यह आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। यानी आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? एस्थलीन को। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे आइए हम लोग देखते हैं केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है तथा अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। यानी कोशिका का जो भी नियंत्रण है वो किसके हाथों में है? केंद्रक के अंदर, और इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, यानी ब्रेन। इसमें 80% न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं रसघानी वैक्यूलस। यह जल को संचित यानी स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। रसघानी का काम है जल को संचित करके रखना, और यह जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक प्लास्टिड, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक जो है यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं। एक अवर्णित लवक होता है जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और एक वर्णित लवक होता है जिसको क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक का काम हम लोग पहले भी पढ़े हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम है भोजन का निर्माण करना। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट
यह भोजन का संग्रह करता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक, यह रंग प्रदान करता है। जैसे कोई भी पौधा होता है अलग अलग रंग का, जैसे टमाटर होता है लाल रंग का, मिर्च होता है, तो ये सब जो रंग होता है ये रंग प्रदान करने का काम करता है। और इस सब में लाइकोपेज पाया जाता है, जिसके कारण कि इसका रंग अलग अलग होता है। तो वर्णित, तो हम लोग तीनों देखें, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक का काम है भोजन का निर्माण करना, ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक यह भोजन का संग्रह करता है और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। और वर्णित लवक यह इसका काम है रंग प्रदान करना। आइए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ दिया भी गया है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, और चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। और फलों का जो पीला रंग होता है ये जेंथोफिल के कारण होता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हम लोग कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, जिसे अविकसित भी कहा जाता है, और एक होती है थ्यूकैरियोटिक, जिसे विकसित कोशिका कहा जाता है। तो अविकसित कोशिकाएं, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। और थ्यूकैरियोटिक कोशिका पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, क्योंकि ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। थ्यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये पूरी तरह विकसित होती हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका वैकल्स यानी रसघानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, यानी जंतु कोशिकाएं जो होती हैं गोल होती हैं, और इसके अंदर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो केंद्रक होता है। क्वेश्चन है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा आंसर, आप लोग बताइएगा। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, यानी जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता उसमें क्या नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, ER, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ऊपर के ही जितने पढ़े गए हैं उनमें से ही एक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा गुणसूत्र, और आज हम लोग इतना ही पर इस टॉपिक को अंत करते हैं। सेल के अंतर्गत हम लोगों ने इतने चीज़ों को देखा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसे ही अपना YouTube पर बने रहिए, और आगे के क्लास के लिए, आगे के वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।